नॉर्मल चाय। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो ना यूट्यूब पे। मेरे को अभी तक लाइव नहीं बता रहा है, ऐसे ही बता रहा है थंबनेल। कैसे? तो मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा था आपका डे 1 क्लासेस का कल? ऑल ओके? अभी तक तो ठीक हो ना आप लोग? ठीक है, चलो फिर ठीक ही रहोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने सारा स्टेशनरी जो मैंने आपको कल कहा था वो आज आप लाए हो। एवरीवन हैज अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। कितने अच्छे बच्चे आप लोग, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम लोग कंटेंट शुरू करने वाले हैं। बस 10-15 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा रिलेटिंग टू व्हाट लॉ इज, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्ट ऑफ योर सिलेबस विच इज गोइंग टू बी द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और आज के लिए मेरे को और एक अनाउंसमेंट करना है। टुडे रेड्डी सर डिड नॉट टेक द क्लास बिकॉज जो लास्ट वाली बैच थी हमारी फाउंडेशन की एप्लीकेबल फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट, उसका उनका कुछ सिलेबस पेंडिंग था, तो ही इज कंप्लीटिंग दैट टुडे, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट टेक क्लास टुडे। एंड आनंद सर का आज सीए इंटर का मैराथन लेक्चर है, फुल डे मैराथन लेक्चर जो रहता है ना क्लासेस के बाद। हम कहते हैं क्लासेस के साथ भी, क्लासेस के बाद भी, तो ये क्लासेस के बाद वाला ये मैराथन लेक्चर है, क्योंकि कुछ बच्चों का भी नवंबर में अटेम्प्ट है सीए इंटर का, तो उनका दिन भर का आज आनंद सर का लेक्चर है, इसलिए आनंद सर का भी आज क्लास नहीं होगा। सो ओनली फॉर टुडे यू जस्ट हैव 2 सब्जेक्ट की क्लासेस। कितने खुश हो गए आप? लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो आफ्टर इकोनॉमिक्स क्लास यू आर ऑल फ्री फॉर द डे एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो आ जाइए, ओनली फॉर टुडे। कल से सारी क्लासेस स्ट्रीमलाइन हो जाने वाली है एंड यू ऑल विल बी हैविंग ऑल 4 सब्जेक्ट्स एवरी डे, ओके, एक्सेप्ट फॉर सम इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट। चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई जस्ट टोल्ड ऑल द वर्चुअल किड्स ऑल्सो, अदरवाइज दिल कीप ऑन वेटिंग। बेस्ट है, ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू ऑल वंस अगेन। नाश्ता करके नहीं आए हो क्या आप लोग? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माई वर्चुअल किड्स ऑल्सो। तो आज ऑफिशियली लेट अस स्टार्ट विथ द सब्जेक्ट विच इज नोन एज बिजनेस लॉस। बट एक्ट शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। यू ऑल कैन टेल मी, और प्लीज डरो मत, घबराओ मत, जो भी मन में आता है आपको इस सवाल का जवाब आप एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं किसी को भी चिल्लाने नहीं वाली हूँ, डांटने नहीं वाली हूँ, या क्लास के बाहर नहीं निकालने वाली हूँ। So please have an interactive session. I don't want my sessions to be monotonous, जहां पे मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। ऐसी थकेली क्लास अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? सो गिव मी वट एवर आंसर यू थिंक इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क्ड। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ऑल 3 लैंग्वेज आई एम कंफर्टेबल विथ। आपको क्या लगता है जब हम कहते हैं लॉ, what do you think, what do you mean by the word law? ओके, किसी का जवाब आया रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कुछ? ओके, ठीक है, कोर्ट का मामला जहां है, मतलब कानून से रिलेटेड कुछ तो है। ओके, वेरी गुड। और ओके, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लॉ। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा एक बार कुछ वर्चुअल बच्चों के भी जवाब देख लेते हैं। वॉइस में डिले क्या, एक बार चेक कर लो ना। कश्यप कह रहा है वॉइस डिले है, पता नहीं, बट एक बार चेक करो ना।
ओके कुछ बच्चे कह रहे लॉ का मतलब होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. इन्होंने लेक्चर देखा है. मतलब लॉ मीन समथिंग दैट इज मेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. लॉ मतलब कानून. वाह, हर्ष कह रहा है लॉ मतलब कानून. एक बार जोरदार तालियां हर्ष के लिए. आप नहीं होते बेटा तो हमारा क्या होता था. लॉ मतलब कानून. एक एक नमूने है क्लास के. वॉइस सही है कि नहीं एक बार चेक करो ना, मेरे को बोलना है फिर. Law are rules and regulations created to protect the rights of individuals. Why only individuals? Law is also made for companies. Law is also made in partnership firms. Law is also applicable to other form of organizations. जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है. तो सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं है. लॉ एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस और आर्टिफिशियल पर्संस को भी एप्लीकेबल होता है. रुको, मैं वॉइस का कुछ प्रॉब्लम है क्या? लॉ मतलब जस्टिस. हेवी. लॉ मतलब तबाही. वाह. इंटर फाउंडेशन फाइनल सब जगह लॉ पढ़ना पड़ेगा. बस बैंड ही बैंड है. लॉ मतलब बैंड. ओके चलो कोई बात नहीं. तो ठीक हो. मोटा मोटी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफी फेयर अंडरस्टैंडिंग है. लॉ में होता क्या है, वी आर मेकिंग अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच नीड टू बी कंप्लाइड. And why do we need to make these set of rules and regulations? देखो कोई भी लोग जब अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर करते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं, उनको ये विश्वास होना चाहिए अंदर के अंदर कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा. और कल जाके अगर गलत हो भी गया तो आई नो बैक एंड पे मेरा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कानून है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा और सामने वाले इंसान को उसके किए की सजा देगा. तो एक तो देखो जैसे कि आपने मर्डर किया, क्या आपको जेल होगी? अगर आपने मर्डर किया है तो क्या आपको जेल होगी? हाँ. तो पहली बात तो क्योंकि लोगों के मन में ये डर है, चोरी करना गलत बात है, मर्डर करना गलत बात है, किडनैपिंग करना गलत बात है. उस डर के मारे लॉ जो है इज्जत में रहते, मतलब लोग जो है वो इज्जत में रहते हैं. और जो लोग फिर भी इज्जत में नहीं रह रहे और ये वाहियात काम कर रहे हैं, एटलीस्ट समवेयर और दी अदर हमारा दिल कहता है कि इन लोगों को सजा होगी. अगर ये मुजरिम पकड़ा गया, ही विल बी सेंट टू जेल, उसके ऊपर फाइन लगेगी, उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा और वगैरह वगैरह. तो ये सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम एक दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं. एंड दैट इज वाई इट्स वेरी नेसेसरी टू मेक अ लॉ. पहले के जमाने की बात अलग थी. देखो जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, लॉ रिलेटिंग टू ट्रैफिक. बहुत जमाने पहले क्या मोटर व्हीकल्स हुआ करती थी? नहीं. तो अगर इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, क्या वो पैदल ही चले जाता था? बस नंबर 11 उसी से वो चले जाता था एक जगह से दूसरी जगह. तो कभी आपने सुना है अरे एक इंसान वॉकिंग जा रहा था, बस चलते 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 बस जोर से उसका एक्सीडेंट हो गया दूसरे इंसान से जो उसके सामने आ रहा था? क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वी हैव ब्रेन्स एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कल जाके अगर कोई भागता भागता सामने से आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको रास्ता दे देंगे. बेटे भाई इतनी घाई है तो निकल जा, तो बाद में मैं आगे जाता हूं. या तो यू विल स्टॉप, या आप उसको इशारा दोगे भाई रुक तू जरा. तो बेसिकली ह्यूमंस हैव ब्रेन्स, वी कैन प्रोसेस थिंग्स. तो कुछ गलत हो उसके पहले ही हम अपने आप को रोक लेते हैं या सामने वाले को रोक लेते हैं. बट अब देखो क्या होता है, दो इंसान चलते चलते कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो गया जिससे इंसान कोमा में ही चले गए या हाथ पैर ही टूट गए. वैसा ही थोड़े समय बाद वी स्टार्टेड टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे कि वी स्टार्टेड टू यूज द कैमल, हॉर्सेस, बुलक कार्ट्स यूज करना चालू किया या नहीं. बट इवन एनिमल्स हैव ब्रेन्स, इवन दे अंडरस्टैंड एंड दे विल स्टॉप इफ देयर इज सम प्रॉब्लम अहेड. बट आप सोचो कुछ समय बाद जब व्हीकल्स आना चालू हो गई, व्हीकल्स
का अपना खुद का ब्रेन नहीं होता है? क्या वो मशीन्स होती है? और अगर मशीन है, क्या मशीन फेल होने का चांस है? ब्रेक्स नहीं चल रही है, हम एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर, एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर, बस झालं, ओवर, खत्म। अरे हाँ है ना? तो अब ऐसे केस में अगर आप व्हीकल्स यूज कर रहे हो, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, छिक छिक नहीं, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो ये पीपीटी आपके सामने है, यहां पे हुआ क्या है, हमने ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। देखो क्या हो गया, चेक इट आउट, दिखा आपको? तो अब जैसे जैसे व्हीकल्स आते गए, व्हीकल्स बढ़ने लग गई, व्हीकल्स बढ़ने के साथ साथ उनसे एसोसिएटेड एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लग गए। हाँ, और अब ये एक देश का कंसर्न होने लग गया, बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। बट अगर प्रॉब्लम है, क्या सरकार को इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट थॉट, लेट अस मेक अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट विल कंट्रोल दीज एक्सीडेंट्स। एक तरीके के स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर पूरे भारत देश में फॉलो किए जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी इन एक्सीडेंट्स की। हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सीडेंट्स ही नहीं होंगे, बट हाँ, अगर आप शिद्दत से इन रूल्स को फॉलो करोगे तो चांसेस है कि बहुत कम एक्सीडेंट्स हो। तो बहुत रूल्स बनाए, जैसे कि यू कैन नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस इन ऑर्डर टू ड्राइव। लाइसेंस उन्हीं को मिल सकता है जो 18 साल कंप्लीटेड है। सिर्फ 18 नहीं, उनको टेस्ट देके लाइसेंस पाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है 18 के हो गए तो आपको घर पे लाइसेंस मिल जाता है। यू हैव टू गिव अ टेस्ट एंड देन यू गेट द लाइसेंस। तो ये क्या है, क्या ये रूल्स है? ट्रैफिक लाइट, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी, ग्रीन मीन्स गो। तो व्हाट आर दीज? These are rules, these are regulations, and if you are following these rules and regulations, क्या chances कम है that you meet with an accident? अरे बोलो ना, हम ये तो नहीं कह रहे chances zero है, but chances is lesser as compared to not having any rules. वैसे तो क्या ट्रैफिक रूल्स है नहीं है, हम तो फॉलो कहाँ करते हैं? लाइसेंस नहीं है फिर भी ड्राइव करते हैं, है ना? हमारे लिए ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स गो फास्टर, रेड होने के पहले एफ, गो फास्टर, और रेड मीन्स मामू है या नहीं, इफ नॉट देन गो। तो जो भी है, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज अ चांस कि आप खुद को तो नुकसान पहुंचाओ, बट अपने साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा पर्सन जो शिद्दत से रूल्स फॉलो कर रहा है उसकी भी लाइफ को खतरा हो जाए बिकॉज ऑफ यू नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और हम किसी और के जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट थॉट कि लेट अस मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया दीज डेज। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स बनाया, एक पूरी रूल बुक बनाई। रूल बुक लेमैन लैंग्वेज में, मतलब आपकी और मेरी भाषा में, हम लोग इसको कहते हैं रूल बुक। क्या कहते हैं? रूल बुक। और यही रूल बुक को ले डाउन किया गया इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट आर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। और ऐसे करके क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में ये रूल बुक जब पास की गई, इट वेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर कंसेंट एंड इट बिकेम एन एक्ट। और इसी एक्ट का नाम है जो आज भी हम पढ़ते हैं, द मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या है इस एक्ट का नाम? द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है पीयूसी करना कंपलसरी है, ड्राइव करने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, लाइसेंस कैन ओनली बी गिवन इफ यू आर 18+, आपके आई टेस्ट किए जाते हैं फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सारे टेस्ट देने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है, और परमानेंट लाइसेंस के बाद ही आप गाड़ी चला सकते हो। टेम्पररी लाइसेंस अगर मिला है, लर्निंग लाइसेंस, यू शुड हैव दैट एल प्लेट इन रेड कलर। कुछ दिक्कत है क्या? पक्का ना? ठीक है।
सो ऑल दीज रूल्स आर गिवन इन दिस रूल बुक, और ये रूल बुक जब पास होती है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट बिकम्स एन एक्ट, इट बिकम्स एन एक्ट। और इस एक्ट का नाम था द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो देखो, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम रूल्स बनाते हैं। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे 4 घंटे 5 घंटे 6 6 7 7 घंटे मोबाइल ही देख रहे हैं। चश्मा आ रहा है, आंखें कमजोर हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि चीजें डिप्रेसिंग है। कोई पबजी खेलने वाले इंसान को आप देखना जरा, इतना टेंस रहेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे रहेगा, और इतने सस्पिशियस नजर से नॉर्मल इंसान को भी देखते रहेगा। उसी जोन में आप रहते हो। आप कोई सीरीज भी देखते हो जो बहुत इंटेंस है, कोई क्राइम वाली है, आपके दिमाग में दिन रात वही चलते रहता है। भले ही आपका स्क्रीन टाइम नहीं है, आप वही सोचोगे इसका खून किसने किया, 2 अक्टूबर के दिन ये किधर थे, क्या ये पणजी में बाबा जी का सत्संग देखने गए थे तो आपका दिमाग उसी जोन में रहता है। तो फिर ऑब्वियसली बात है, अब आपको तो कंट्रोल करना भी क्या छोड़ो, उम्र ही चली गई है, बट छोटे बच्चों को हम रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं ब्रेन पे इम्पैक्ट आ रहा है, फिर टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, बच्चे बावले हो रहे हैं, फोन नहीं मिल रहा है तो, और लैंग्वेज एकदम रफ हो जा रही है बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो अब वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। फाइंडिंग अ सोल्यूशन मीन्स व्हाट, वी विल मेक अ सेट ऑफ रूल्स कि भाई अगर आपको स्क्रीन टाइम चाहिए भी तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम, और आप स्क्रीन टाइम देखोगी भी तो ये शॉर्ट्स नहीं, ये रील्स नहीं, वॉट समथिंग गुड, वॉच अ गुड मूवी, वॉच अ गुड सीरीज विच इज मेकिंग यू हैप्पी, जॉली, जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं हम, या ऐसी कुछ सीरीज जो पॉजिटिव है, अच्छी चीज है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हम देख रहे हैं प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली हम ये प्रॉब्लम का क्या निकाल रहे हैं, सोल्यूशन, बाय मेकिंग अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज में दिस इज नथिंग बट इट इज अ लॉ। तो जैसे कि ये आपके घर का लॉ है, रात के 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है घर के बाहर जाना, नो नाइट आउट्स। हो सकता है ये आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये आपके घर का लॉ है, समझ रहे हो आप। हमारे हॉस्टल के रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो ये क्या है, ये हॉस्टल का अपना कानून है। वैसे ही जब आप बिगर लेवल पे देश चलाते हो, देश को भी चलाने के लिए काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जरूरी है। इसी को हम कहते हैं एज लॉ। दिस इज नथिंग बट लॉ। लॉ इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बट हम ये तो नहीं कह सकते रूल बुक है लॉ, कुछ तो भारी करना जरूरी है, भारी शब्द होना जरूरी है, इसलिए हमने उसको एक नाम ही दे दिया एंड दैट इज लॉ। यस और नो गाइस, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। यही कानून को कहा जाता है एज अ लॉ। ओके, आ जाएगी तो आपके नोटबुक में ये छोटा सा पीपीटी लिख लो, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट इंक्रीज हो गए, तो सोल्यूशन, हमने रूल बुक बनाई है। इसी रूल बुक को कहां पे ले डाउन किया है, इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और यही रूल बुक पार्लियामेंट में पास होने के बाद बन जाती है एक एक्ट। क्या बन जाती है, एक्ट। इस एक्ट का नाम था मोटर व्हीकल्स एक्ट। पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिख लो। लिखा,
कौन सा चैप्टर है ये? बेटा अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी। लॉ मतलब डिसिप्लिन, ओके। सीट बेल्ट कंपल्सरी होना, यस। सो ऑल दिस इज व्हाट, नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज रिटन इन द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो जैसे अगर आपने पीयूसी नहीं निकाला आपको फाइन लग सकता है। आपको अगर मामू ने पकड़ लिया और पता चला आपके पास लाइसेंस नहीं है, तब भी क्या आपको फाइन लग सकता है? अरे लगेगा या नहीं? आपने सिग्नल तोड़ा, जीब्रा क्रॉसिंग पे आपने जब सिग्नल था तब गाड़ी वहां पर आपने स्टॉप करी, हो सकता है आपके घर पे चिट्ठी आ जाए फाइन की। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है ना, तो गाड़ी के आरसी नंबर से समझ में आ जाता है इस गाड़ी के ऊपर कितना फाइन लगा है, फॉर कौन से वायलेशंस, कब कब सिग्नल मतलब फॉलो नहीं किया है। पिक्चर के साथ आपको मिलता है, प्रूफ के साथ कि देखो सच में आपने ये गलत किया है, उसके लिए ये 500 रुपए का फाइन, या 400 रुपए का फाइन, या 1000 रुपए का फाइन। सारी चीजें प्रूफ के साथ आपको आती है घर पे चिट्ठी से। पता है आपको ये चीज? नहीं पता है? पुणे में तो बहुत सारी जगह पे कैमराज लगे हुए हैं। देखो ये स्वारगेट का सिग्नल यहाँ पे बाजू में ही, एक बार कोशिश कीजिए जिब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी लगा देना, ठीक है? प्यार भरी चिट्ठी आ जाएगी आपको, डिमांडिंग चिट्ठी, पैसों वाली। ओके, सो यस, सो सेट ऑफ रूल्स इज नथिंग बट इट इज लॉ। तो हर चीज के लिए कुछ प्रॉब्लम था, और इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए हमने क्या किया? एक कानून को बनाया। तो अब देखो आज हम लोग करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013, उसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। आप ही बताओ, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की शुरुआत करने वाले हैं, आपको नहीं लगता कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, और इसी के वजह से हम प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए इस कानून को बनाया था? व्हाट डू यू थिंक? प्रॉब्लम हुआ होगा तभी तो ये एक्ट बना होगा ना। देयर माइट बी सम हिस्ट्री, कुछ तो दिक्कतें आ रही होगी, और उसी की वजह से ये कानून पिक्चर में आया है। ये देखो, देखते हैं हम और भी कुछ बातें हैं, एक्ट कैसे बनता है, लॉ मतलब क्या होता है टेक्निकली। बट जैसे जैसे हमारे दिन पास होते जाएंगे ना, 10-10 मिनट, जैसे आज हमने 10 मिनट डाला उसमें, वैसे हम 10-10 मिनट हर रोज डालते जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत टेक्निकल है। बोर नहीं करना चाहती हूं मैं आप लोगों को। तो कैसा होगा, 1-1.25 घंटे के सेशन में 10-12 मिनट हमने वो टेक्निकल टॉपिक पे डाल दिया, चल जाता है ना। अभी हम क्या करेंगे, मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ योर सिलेबस विच इज द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सुनो मेरी बात। क्या है एक्ट का नाम, बोलो तो? सुनना अमर, योगिता को बोलना वो कंपनीज एक्ट के फर्स्ट 20-22 पेजेस जो है ना, ये बच्चों को प्रिंट आउट देना है, तो प्रिंट आउट देने के लिए दे देना। और कल के जो नोट्स थे वो हेमंत को बोल वापस से पिन करे। कल जो बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है वो आज देख सकते हैं। देखो, आपको नहीं लगता कुछ तो दिक्कत आई होगी और इसीलिए ये कानून बना होगा? अरे बना होगा या नहीं? चलो एक सिचुएशन देखते हैं, फॉरगेट अबाउट लॉ, कानून, एक्ट वैक्ट सब छोड़ दो, ऐसी चर्चा करते हैं इनफॉर्मली। सपोज से फॉर एग्जाम्पल आप सीए वीए बन गए, सब हो गया, बट अब जब आपको जॉब और प्रैक्टिस के बारे में पूछा गया, आप बोल रहे भाई जॉब तो मैं नहीं कर सकता, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता और प्रैक्टिस करने की मेरी इच्छा नहीं है, आप करना चाहते हो बिजनेस। तो जैसे कि सपोज ये आप हो एग्जाम्पल, अब आप बिजनेस करना चाहते हो, अब आपको बिजनेस करना है, आप देख रहे हो जमाना काफी बदल रहा है और आजकल
मोबाइल फोन्स की काफी डिमांड रहती है। यंगस्टर्स के पास तो फोन रहता ही है, अडल्ट्स के पास भी फोन रहता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल फोन कैरी करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग, क्लासेस, कुछ प्रोजेक्ट्स, फोन तो लगता ही है। आप बोल रहे हो इतना मार्केट अगर फोन का बढ़ रहा है, तो अब आप सोचते हो व्हाई नॉट टू ओपन अ शॉप टू सेल मोबाइल फोन्स। सो से फॉर एग्जांपल यू आर इन द ईयर 2023 और आप क्या करना चाहते हो, आप एक रिटेल शॉप खोलना चाहते हो ऑफ मोबाइल फोन्स, बराबर ना? सपोज दिस इज यू और आपने क्या किया, एक रिटेल शॉप खोला है मोबाइल फोन्स का, यहीं पे बाजू में तिलक रोड पे, पता है ये तिलक रोड, वहां पे आपने क्या किया, एक रिटेल शॉप खोला है। बट शॉप खोलने के लिए क्या पैसे लगते हैं, तो घर पे जितना पैसा पड़ा हुआ था, आपकी कुछ सेविंग्स थी 5 लाख रुपए, आपने जो आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड वाइपेंड में कमाया था पैसा, इसे आपकी जमा पूंजी बर्थडेज और स्पेशल ओकेजन्स और सब, न्यू ईयर और कोई फेस्टिवल आपने पैर पड़े धोख देते हो तो पैसे मिलते हैं ना, तो वो सब आपने पैसे जमा करके रखे हैं और ये पैसे 5 लाख रुपए बने हैं आपके आज तक के। आप कहते हो अब ये पैसे को मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं तो खोलूंगा एक रिटेल शॉप मोबाइल फोन्स की। आपने तिलक रोड पे एक दुकान रेंट पे ले ली, 20-25 हजार का रेंट, कुछ टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, 2-3 स्टाफ और ऐसे करके 5 लाख रुपए आपने डाले। सैमसंग, फिर उसके बाद वन प्लस और अलग अलग कंपनी से बात करके आपने क्या किया है, वीवो, आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और अब आपने एक रिटेल शॉप खोल दी है इन ऑर्डर टू सेल मोबाइल फोन्स। आप ही बताओ, इसी शॉप के क्या ओनर आप हो? अरे हो या नहीं? ओनर के साथ साथ क्या आप इस शॉप के मैनेजर भी हो? अरे हो या नहीं हो? तो अब ओनर भी आप हो और मैनेजर भी आप हो। कुछ समय तक ये शॉप बहुत बढ़िया चलता है, एकदम मस्त, एक नंबर। बट अब आप सोचते हो ये बिजनेस मेरे को स्केल अप करना चाहिए। 2 साल तो आपने खुद अकेले बहुत मेहनत की, बट आप कह रहे हो मेरा अकेले काम करके कोई मतलब नहीं बनेगा, आई नीड टू हैव समवन विथ मी। तब आप देख रहे हो आपके आजू बाजू आपके भी दोस्त ये तो बन गए, बट बस निठल्ले ही है, आवारा ही है, जॉब करना नहीं चाहते, प्रैक्टिस के लिए टू लेजी है। तो आप सोचते हो वैसे भी सीए बन के तू क्या ही कर रहा है, मेरे साथ आ जा, चल हम और 2-3 रिटेल शॉप्स मोबाइल फोन की पुणे शहर में खोल लेते हैं। तो अब आपने क्या किया है, आपके साथ साथ आप लेके आ गए हो आपके और 2 दोस्तों को। तो अब आप और आपके 2 दोस्त, जहां पे पहले आपने 5 लाख रुपए डाले थे, अब आपके और 2 दोस्तों ने 5-5 रुपए डाले और ऐसे करके अब ये बिजनेस में 15 लाख रुपए आ चुके हैं। और यहां पे जहां पे आपके पास एक रिटेल शॉप था, अब आपके पास 3 रिटेल शॉप हो गए हैं। तिलक रोड आप मैनेज कर रहे हो, एक दोस्त हड़पसर में और एक शॉप में बैठा हुआ है और एक दोस्त यहां पे बालेवाड़ी में और एक रिटेल शॉप मोबाइल का खोला हुआ है। एक ही ब्रांड नेम, एक ही काम, मिलकर आप बिजनेस कर रहे हो। साल भर बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाया है, ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या आप दोस्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? क्या आप लोग इस बिजनेस के ओनर भी हो और आप लोग क्या इस बिजनेस के मैनेजर भी हो? तो ओनर भी आप और मैनेजर भी आप, यहां पे भी ओनर भी आप और मैनेजर भी आप, यहां पे भी ओनर भी आप लोग ही तीनों भी और मैनेजर्स भी क्या आप ही तीनों हो? एक ही बंदा क्या ओनर भी है और मैनेजर भी है। मैनेजर मतलब क्या, जो मैनेज कर रहा है डे टू डे अफेयर्स, और ओनर मतलब क्या, जो ओन कर रहा है। तो साल भर बिजनेस करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बनता भी है, क्या ये प्रॉफिट आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अरे किया जाएगा या नहीं? 2025 में आपके एक शॉप के बदले कितने शॉप आ गए? 3 शॉप्स। अब देखो और कुछ साल बीते हैं, आपको और आपके 2 दोस्तों को एक्सपर्टीज नॉलेज हो चुका है ऑफ रनिंग दिस रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल फोन्स। अब आप सोचते हो
किसी और कंपनी के हम मोबाइल फोन्स में डील कर रहे हैं, उसके बदले व्हाई नॉट टू हैव आवर ओन फैक्ट्री और इन हाउस लैपटॉप्स, सॉरी मोबाइल फोन्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, अपने खुद के मोबाइल फोन्स। हमको पता है क्या प्राइस होना चाहिए, उस मोबाइल फोन के क्या फीचर्स होने चाहिए, कब मोबाइल फोन को लॉन्च करना चाहिए, कौन से फीचर पे फोकस करना चाहिए, कैमरा वाले फीचर्स पे या कलर्स वाले फीचर पे। हमको क्राउड का डिमांड और टेस्ट पता है। टेक्निकल चीजों के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर करेंगे और हो गई बात। तो आप करना क्या चाहते हो, आप खोलना चाहते हो एक फैक्ट्री। बट अब आप बताओ, फैक्ट्री अगर आपको खोलनी है तो क्या आपको लगेंगे बहुत सारे पैसे। लैंड के लिए, जमीन के लिए इतने पैसे लग जाएंगे, लाखों में। 20-25 लाख के नीचे तो क्या ही जमीन आएगी फैक्ट्री अगर खोलनी है तो, वो भी कोई गांव में। समझ रहे हो आप? तो अब और बहुत सारा पैसा, लैंड, प्लांट, मशीनरी, स्किल्ड एम्प्लॉय, अनस्किल्ड एम्प्लॉय, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्निकल टीम, पता नहीं क्या क्या लगने वाला है। सबके लिए एक ही चीज है, विटामिन एम, पैसे। बट अब जितना आपके पास पैसा था और जितना दोस्तों के पास था, क्या सारा का सारा पैसा आपने ऑलरेडी डाल दिया है? अरे डाला है या नहीं? आप और आपके 2 दोस्त, जितना पैसा था ऑलरेडी आपने 2025 में ही सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया है। आज अगर आपको और पैसे चाहिए, क्या आप आपके घर वालों से पैसे डिमांड करोगे? करोगे या नहीं? तो क्लोज्ड ग्रुप, मम्मी, पापा, दीदी, जीजू, भैया, भाभी, बुआ, फोफा, मासी, मासा जी, तो क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल के पास आप जाओगे और आप पैसे डिमांड करोगे। बट जब आप पैसे डिमांड कर रहे हो ना, आप उनको क्या कह रहे हो? आपका जैसा रूटीन है वैसा चलने दो, हमको पैसे दो, हम आपको इस बिजनेस का मालिक बना देंगे, बट मैनेजमेंट हम लोग ही करेंगे। वी डोंट वॉन्ट यू टू बी इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट। आप सोचो, सभी लोगों को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर दिया, मम्मी, पापा, भैया, दीदी, जीजू, भाभी। आप खुद ही सोचो, देखो जैसे कि ये आप हो, हाँ ठीक है, सपोज ये आप हो। अब आप ये भी सारे लोगों को अगर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करते हो, पॉसिबिलिटी देख रहे, अगर करते हो मैनेजमेंट में इन लोगों को इन्वॉल्व, सोचो 2023 से लेकर 2030 तक आपने और आपके 2 दोस्तों ने इस बिजनेस को मैनेज किया है, छोटे से बड़ा किया है इस बिजनेस को आप लोगों ने। आप लोग छोटी छोटी बातें इस बिजनेस की जानते हो, शॉप कहाँ होनी चाहिए, कस्टमर से कैसी बातें करनी है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कब कस्टमर को किस तरीके से पटाना है, कौन सा फीचर बताकर, ये सब चीजें आप जान गए हो। जाने हो या नहीं जाने हो? अब आप सोचो, बाकी सारे लोग तो ये भी नहीं जानते बिजनेस करना कैसे है। एंड ओवर एंड अबव दैट, कल जाके आपने कुछ चीज कही है कि हमें स्ट्रैटेजी ए फॉलो करनी है, आपके जीजू जो है वो कह रहे हैं नहीं नहीं स्ट्रैटेजी ए नहीं, स्ट्रैटेजी बी हम फॉलो करेंगे। आप कह रहे हो स्ट्रैटेजी ए, जीजू कह रहे हैं स्ट्रैटेजी बी। अब माँ भी है, बाबा भी है, जीजू भी है, दीदी भी है, सबको ही अगर आपने मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर दिया, भले ही बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी ए सही है, बट क्या आप आपके जीजू को मना कर पाओगे? जीजू को मना करने के पहले क्या दीदी का भोला भाला चेहरा सामने आएगा? माँ के 2-3 सेंटी डायलॉग्स भी चिपका देगी माँ। समझ रहे हो आप? तो देखो, मैनेजमेंट में हमें बहुत रफ होना पड़ता है, हम इमोशंस मैनेजमेंट में नहीं ला सकते, नहीं तो धंधा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो अगर मेरे को फैक्ट्री सेटअप करनी है और ये बिजनेस को हिट करना है, आई कैन नॉट कीप everyone as the manager of this organization. I will have to separate the management
with the owners. तो इस केस में आपने मैनेजर्स को अलग रखा है और ओनर्स को अलग रखा है. मैनेजमेंट में आप और आपके दो दोस्त अभी भी है और ओनरशिप आपने बाकी सब लोगों को दे दी है. उनसे कैपिटल लिया है और उनको क्या बना दिया है? ओनर. साल भर मेहनत आप करोगे, आपको सिर्फ रेम्युनरेशन मिलेगा काम करने के लिए. बट ये जो ओनर्स है उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा. चलो, फैक्ट्री भी बहुत बढ़िया चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत आगे गए आप. बट अब आ चुका है ईयर 2040. अब तो आप बहुत मैच्योर हो चुके हो. बेटा, फोन साइलेंट पे रखने कहा था कल मैंने. आप चेक कर रहे हो क्या मेरे शब्दों को? ओके. अब देखो इस केस में क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स. इस केस में केस नंबर 4 कौन से साल में हो अभी आप? 2040. आपका इन हाउस जो मोबाइल फोन था वंडर्स कर रहा है, वो मजा आ गया, मतलब क्या ही बताया हम. तो अब आप सोच रहे हो वाई नॉट टू एक्सपोर्ट दीज मोबाइल फोन्स. बट एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको प्रीमियम लेवल के मोबाइल फोन्स आपको खरीदने हैं. बट अब जितना पैसा आप, आपके दो दोस्त डाल सकते थे, बाकी आपके पहचान वाले, नेबर्स, आजू बाजू, घर वाले, मम्मी पापा, भैया दीदी, जितना डाल सकते थे पैसा उन सब ने डाल दिया. बट अब आपको चाहिए और ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा. बट जितने पहचान वाले थे सभी ने तो ऑलरेडी पैसा डाल दिया है. तो अब आप क्या करोगे बताओ? आप किसके पास जाओगे पैसा डिमांड करने के लिए? जनता के पास. किसके पास जाओगे? जनता के पास. आप जनता को कहोगे 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ. आई थिंक आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा. पहले वाले केस में जहां एक ही बंदा था, जो ओनर भी था और मैनेजर भी था, उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. यस और नो गाइस? ये वाले केस में पार्टनरशिप. यहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है. इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ये एचयूएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि एचयूएफ में एक ही बंदा मैनेज करता है, करता. दिस इज अ प्राइवेट कंपनी. एंड लास्टली दिस, यस, आप पब्लिक के पास जा रहे हो. पब्लिक, ऑक्सकोर्ड देना ना. कौन है यहाँ पे? शिवराज, ऑक्सकोर्ड. आप जनता के पास जा रहे हो. आप जनता को कह रहे हो 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ. ऐसे करके 10-10 रुपए आप बहुत सारे लोगों से ले रहे हो और इनको बना दे रहे हो इस एंटिटी का मालिक. एक बहुत बढ़िया पिक्चर है, कभी अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखना, गुरु मूवी. देखिए आप लोगों ने? ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन. गुरु बहुत पुरानी पिक्चर, आई डोंट नो 2007-8 कभी की होगी, आई डोंट नो. इसका एक क्लिप है, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस मूवी का, गुरु मूवी का. इसमें यही हो रहा है. साउंड देख लेना एक बार. गुरुकांत देसाई जो है ना, इट्स बेस्ड ऑन धीरूभाई अंबानी की लाइफ. किसी ने देखी है पिक्चर? इसमें क्या हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग देखना जरूर. एक दिन हम लोग देखेंगे साथ में ये पिक्चर क्लास में, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए पॉपकॉर्न और पेप्सी भी लाऊंगी. अभी नहीं बेटा. उंगली क्या दी, हाथ ही थाम ले रहे आप. तो सुनो मेरी बात. यहां पे मैं बता रही थी
कि यहाँ पे ये पर्सन है गुरुकांत देसाई, अभिषेक बच्चन, ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर. पॉलिस्टर इज अ फैब्रिक. बट अब फैक्ट्री अगर बनानी है, क्या गुरुकांत देसाई को पैसे लगेंगे? उनके पास पैसे नहीं थे. तो वही मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है कि पैसे कहां से लाएंगे. तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं तो क्या है, हमारे पास ड्रीम्स है, सपने हैं, एनर्जी और एंथुजियाज्म है. पैसे ना होने की वजह से वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर ड्रीम्स. हम जनता के पास जाएंगे, हम जनता को बोलेंगे 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो, इस कंपनी के मालिक बन जाओ. ऐसे करके 10-10 रुपए इतने सारे लोगों से मिल भी जाएंगे ना, थोड़े 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 ऐसे करके बहुत पैसे हमारे पास हो जाएंगे. साल भर हम मेहनत करेंगे, हमको पता है, हमारे प्रोजेक्ट पे हमको कॉन्फिडेंस है, और साल भर मेहनत करने के बाद हम इन लोगों को रिटर्न देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. हम तो सिर्फ काम करने का हमारा रेम्यूनरेशन, सैलरी लेंगे. ये लोग मालिक है, आप लोग आम जनता मालिक हो. हम आपको रिवॉर्ड देंगे, रिटर्न देंगे बाय अर्निंग प्रॉफिट्स इन दिस एंटिटी. चेक करो, ये सीन मैं आपको बताना चाहती हूँ. वेल बैलेंस. हाँ, पिछले 6 महीने का मुनाफा 3 गुना हो गया है, 300%. पिछले 6 महीने का मुनाफा, मुनाफा मतलब प्रॉफिट 3 गुना हो गया है. कर रहे हो तुम लोग यार. मतलब 300% प्रॉफिट हमने कमाया. मतलब अगर पिछले यूजुअली 6 महीनों का अगर प्रॉफिट 10 लाख होता है, इस बार हमने 10 लाख नहीं 30 लाख प्रॉफिट कमाया है. तो क्या हुआ है, ही वॉन्ट्स टू ओपन अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर. तो अब ये उसका साला है, वो कह रहा है कि भाई तूने गाड़ी खरीद ली. उसके पहले का वो सीन है ना जहां पे ऐश्वर्या राय, हम उससे हमारे सपने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे. हम पैसों के लिए जनता के पास जाएंगे और जनता को कहेंगे जनता 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ. और ऐसे करके देखो, ये इतने सारे लोग मैंने यहां पे ड्रॉ किया है ना, ये जनता है. और इसी जनता को, इसी पब्लिक को हमने क्या बना दिया है, कंपनी का ओनर. बट अभी तक क्या मैनेजमेंट हमने हमारे हाथों में ही रखा है. पूरी जनता को अगर ओनर के साथ साथ मैनेजर भी बना दिया ना, कंपनी की ऐसी की तैसी, आगे तो नहीं बढ़ेगी, कंपनी डूबने लग जाएगी. तो इसलिए हमने क्या किया, अभी भी ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. मैनेजमेंट हमने हमारे पास ही रखा है. और हम मतलब आप और आपके दो साल भर बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बनता है वो इन ओनर्स को देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जो आई थी वो यही थी कि लोगों को सोल प्रोप्राइटरीशिप और पार्टनरशिप क्रिएट करने में अब इंटरेस्ट नहीं रहा. क्योंकि पहली बात तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में क्या लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पता है आप लोगों को? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं चाइनीज में बात कर रही हूं? नहीं पता है? 11th 12th जनरल नॉलेज, साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? कल जाके आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो, ओके? अब पार्टनरशिप की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए पार्टनरशिप की एसेट्स कम है, तो क्या करना पड़ता है आपको पता है? एज अ पार्टनर मेरी जो पर्सनल एसेट्स है उससे मेरे को फर्म की लायबिलिटीज को रीपे करना पड़ता है. इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. क्या कहते हैं इसको? अनलिमिटेड लायबिलिटी. मतलब बिजनेस में बिजनेस का तो पैसा है, घर का भी पैसा जा सकता है आपका. मतलब अब मेरे को मेरे जेवर बेच के लायबिलिटी रीपे करनी पड़ेगी, BMW कार बेच के लायबिलिटीज रीपे करनी पड़ेगी, कम पड़ा तो घर बेच के लायबिलिटीज को रीपे करना पड़ेगा मेरे को. कब? पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप केस में अगर फर्म के एसेट्स कम हो जा रहे हैं लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए, तो ये तो कितनी बड़ी बात हो गई. सोचो, अगर आपका बिजनेस बर्बाद हो गया, बिजनेस के साथ साथ आप भी बर्बाद हो जाओगे, कितना बड़ा डिसएडवांटेज है ये. अच्छी बात है या बुरी बात है? डिसएडवांटेज है ये. और ये चीज ना हो, ये चीज ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिजनेस करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मेंबर्स मतलब जो ओनर्स है उनकी लायबिलिटी रखते हैं लिमिटेड। ओनर्स की लायबिलिटी हम रखते हैं लिमिटेड, ओनर्स की लायबिलिटी हम रखते हैं लिमिटेड। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सो एक तो वो बड़ी बात थी। दूसरा, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास जितने पैसे है उतना ही आप बिजनेस में डाल सकते हो। क्या उससे ज्यादा आप डाल सकते हो? अरे बोलो ना। यहां पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आप जनता के पास जा सकते हो? तो जो पैसों की आप में कमी थी वो आप पूरी कर सकते हो थ्रू द जनता। आप भी बढ़ोगे और जनता भी आगे बढ़ेगी, सभी का ग्रोथ होगा। अरे हाँ है ना? और देश का विकास होगा। समझ रहे हो आप बात? बोलो ना। एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस वी केम अप विथ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उतना ही नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैम ठीक है ये सारे कारणों की वजह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू पिक्चर, बट कंपनी का ये जो कॉन्सेप्ट था ना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ना, दे केम टू इंडिया with the intention of doing business. ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। बिजनेस करना तो दूर की बात, इंडिया को लूट के चले गए, सालों साल राज करके चले गए, बर्बाद कर दिया उन्होंने इंडिया को। एंड इट केम थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनीज का कॉन्सेप्ट इतना पुराना कॉन्सेप्ट है, आप सोचो। मतलब 1947 में तो अपने को इंडिपेंडेंस मिला, 100 से ज्यादा साल तो इन्होंने राज किया अपने ऊपर। और जब वो आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही आए थे। तो कंपनीज का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। तो ऐसा क्या हुआ 2013 में कि हमें नया कंपनीज एक्ट बनाना पड़ा? क्योंकि उसके पहले भी कंपनीज एक्ट था 1956 का। उसके पहले भी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तब भी कंपनीज एक्ट था। तो 2013 में ऐसी क्या बात हुई that we had to make a new law relating to companies. कंपनीज से एसोसिएटेड बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग गए, कांड होने लग गए, और लोगों का जो विश्वास था कंपनीज के ऊपर वो डिक्लाइन होने लग गया। ये डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को रिवाइव करने के लिए we introduced this new act which is the Companies Act 2013. जैसे कुछ साल पहले ही did you hear about the Satyam scandal? सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड, हाँ सत्यम माइटस। चेहरों से तो नहीं लग रहा है आपको कुछ पता है। किसी को पता है सत्यम के बारे में? नहीं। सुनो ठीक है, मैं बताती हूँ। सत्यम लिमिटेड करके कंपनी है, वो तो पता है आप लोगों को? अभी तो महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया है। एक मिनट, ऑक्सफोर्ड देना ना। आप रामलिंग राजू, ये चेहरा देखा है क्या आपने? संभालो अपने आप को। गौर से देखिए इस चेहरे को। क्या आपने ये चेहरा कहीं देखा है? He is Ramalinga Raju. So he was the promoter and manager of Satyam Computers Limited. चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये कहानी सुन लो, आप लोगों को पता नहीं है। 1987 में बी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था। 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा
जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज। इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था। आप देख रहे हो कर क्या रहे ये लोग। रियलिटी में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, बट वो बता रहे हैं अपने बुक्स में फेक, मतलब बोगस, नॉट रियल। 600 करोड़ का प्रॉफिट। कितने टाइम्स उन्होंने झूठ बोला है। रियल में मतलब आप 60 करोड़ कमा रहे हो और बता रहे हो अपने बैलेंस शीट में कि 600 करोड़ का प्रॉफिट आपने कमाया है। करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हज़ार रुपये थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया। मेट्रो मैन श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था। राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नज़दीक की ज़मीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। सत्यम कंप्यूटर का ज़्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7,500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया। देखो हमने देखा ना 60 करोड़ का 600 करोड़ प्रॉफिट बताया। प्रॉफिट ज्यादा होने के लिए सेल्स ज्यादा हुआ है, तो उसने क्या किया, बोगस सेल्स बताया, जो सेल्स कभी हुआ ही नहीं है वो बोगस सेल्स बताया। बट देखो आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, अज्यूम्ड जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना कैश जनरेट हुआ है। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है मतलब 10 रुपए का कैश भी जनरेट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली होगी ना। तो अब अगर आप बता रहे हो कि इतना सेल्स हुआ है, इतना प्रॉफिट कमाया मतलब इतना कैश भी जनरेट हुआ है, बट रियलिटी में कैश जनरेट हुआ है क्या? नहीं। तो उसने क्या बताना चालू कर दिया, हमने एफडी में पैसा डालना चालू कर दिया। तो उसने फेक एफडीज, क्योंकि कैश तो आपको बताना पड़ेगा, कैश इन हैंड, फेक एफडीज बताना चालू कर दिया उसने। उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। कई सालों तक राजू इसी को अट्रैक्ट और यही सारी चीजें करते रहा गया और वाली थी और ऐसे से इन दो को तुरंत मंजूरी। एक मिनट रुको, इतना उन्होंने कांड किया, इतना कांड किया। ये देखो एक्चुअल रेवेन्यू 2112 करोड़ था, बट बता रहे थे 2700 करोड़। प्रॉफिट रियलिटी में 61 करोड़ था, बट बता रहे थे 649 करोड़। कैश बैलेंस एक्चुअली 321 करोड़ था और बता रहे थे हमारे पास कैश 5361 करोड़ है। सोचो आप, हमारी लाइबिलिटीज एक्चुअल में 1230 करोड़ और लाइबिलिटी बताई जा रही थी 0। मतलब एक साइड पे प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरे साइड पे लाइबिलिटीज घटाते जा रहे हैं। ये गैप इतना बढ़ गया कि एक दिन इट बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। आप ही सोचो, कभी ना कभी तो वो हांडा झूठ का फूटने वाला है। अब राजू ने सोचा मैं करूं तो मैं क्या करूं, तो उसने सोचा मेरी बेटे की कंपनी है माइटास, और सत्यम का ही ऑपोजिट अगर आप देखते हो माइटास होता है। और माइटास वॉज एक्चुअली एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। देखो सत्यम SATYAM उस रामलिंगा राजू की ये कंपनी थी, और रामलिंगा राजू की बेटे की कंपनी थी माइटास, विच वॉज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। रामलिंगा राजू सोचता ये जो गैप मैंने बनाई है
इसको मैं कैसे कॉम्पेंसेट करूं? व्हाट आई विल डू इज सत्यम विल टेक ओवर माइटास, और टेक ओवर करते वक्त आपको परचेस कंसिडरेशन देना पड़ता है, और जो गैप मैंने बनाया था ना बिटवीन एक्चुअल एंड फेक, ये गैप, इतना ये गैप है, इसको मैं फिल कर दूंगा थ्रू शोइंग कि ये पैसा मैंने माइटास को दिया है एज गुडविल। बट शेयर होल्डर ने ये चीज अप्रूव ही नहीं की, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने बोला कंप्यूटर कंपनी का टेक्नोलॉजी से संबंध है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई भी संबंध नहीं है, वी डोंट वांट टू टेक ओवर दिस माइटास लिमिटेड। तो रामलिंगा राजू का जो प्लान था अपने कांड को छुपाने का, वो प्लान भी फ्लॉप हो गया, एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड डू। और एक दिन ही वेंट टू सेबी एंड कन्फेस्ड अबाउट ऑल द कांड दैट ही वाज डूइंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स। और सत्यम का शेयर का प्राइस जहां पे 600-700 पे चल रहा था, 11 रुपए पे आ गया, 11 रुपए पे। 600 का शेयर, आप सोचो कितने पे आया स्टॉक एक्सचेंज पे? 11 रुपए। लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। सत्यम वाज ऑल्सो लिस्टेड ऑन 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। लोगों के दिल टूट गए, कितने ही लोगों ने सुसाइड कमिट कर दिया, बिकॉज दिस कंपनी वॉज द फास्टेस्ट आईटी ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया। तो बढ़ते सेल्स, बढ़ते रेवेन्यूज, बढ़ते शेयर प्राइसेस को देख के ऐसा होता है ना कि एक ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं, दोनों ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, तो ऐसे करके 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, डिमांड ही डिमांड, डिमांड ही डिमांड, डिमांड ही डिमांड। बट ऑल दिस वाज ऑल आर्टिफिशियली क्रिएटेड। अंदर से कंपनी पूरी खोखली थी। देखो फाइनेंशियल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। कंपनी का नाम है सत्यम, संस्कृत में इसका मतलब होता है सत्य, और इस कंपनी में सत्य के अलावा सब कुछ था। सच में, सच के अलावा सब कुछ आपको इस कंपनी में मिर्च मसाला मिलेगा, सब झूठी झूठ। और ऐसे कांड ना हो, क्योंकि देखो इससे जनता अफेक्ट होती है। और जब ये लाखों लोग जिन्होंने सत्यम के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, रामलिंगा राजू को जो सजा, मतलब गाली नहीं देंगे। सबसे पहले आपके साथ अगर कांड हुआ ना, आप बोलोगे मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ बस फॉरेन कंट्रीज में घूम रहे, वहां के डेलीगेट्स को इधर बुला रहे, G20 के लिए सिटी को सजा रहे, बस ऐसा आप सोचते हो। सबसे पहले गाली आप मोदी जी और सरकार को देते हो। तो जनता की ये टेंडेंसी है, और इसीलिए हमने क्या किया, 1956 एक्ट को हटा दिया। हमने कहा आज के जमाने के लोग पहले जैसा भी नहीं रहे, आज के जमाने के लोग चोरी है। और उसी तरह से हमने 2013 की एक्ट को बनाया। हमने कहा हम सोचेंगे ही आज के जमाने के लोग वाहियात ही है और कांड ही करने वाले हैं। और उसी के हिसाब से हमने एक नया एक्ट बनाया 2013, which was much more stricter as compared to the 1956 एक्ट। तो देखो प्रॉब्लम आया, सोल्यूशन भी निकाल लिया। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सेक्शन आपको सिलेबस में है भी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट अगर आपको करना है ना, यू हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन में आप क्या लिखते हो, मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है, I was not involved in any fraud relating to formation, management or promotion of any company। जब तक आप ये डिक्लेरेशन नहीं देते हो, you cannot incorporate a company। आज के इस एक्ट के अंदर रामलिंगा राजू cannot incorporate a company because he will not be in a position to give this declaration। ये कांड जो किया है, वैसे ही आपके फेवरेट विजय माल्या, वो भी ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। ये चेहरा तो देखा होगा आप लोगों ने, ये देखा है आपने। मैं इस फोटो पे फोकस कर रही हूं। तो दिस इज विजय माल्या। You might have heard about him and about his काम, नाम तो सुना ही होगा, और जो कांड किया है वो भी आप लोगों ने सुना होगा। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स,
ये विजय माल्या इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव दिस डिक्लेरेशन बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन सम कांड. बराबर या नहीं? किंगफिशर की एयरलाइंस थी, पता है कुछ आप लोगों को? और कितना कुछ उन्होंने गलत किया है एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स मतलब जो जिनकी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक थी उन लोगों के साथ, सरकार के साथ, कितने लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया है. मीन्स ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड ऑफ सर्टेन कंपनीज. ही विल नॉट बी एबल टू राइट दिस डिक्लेरेशन एंड दस आज के समय पे विजय माल्या विल नॉट बी एबल टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. मतलब देखो आज के टाइम पे 2013 की एक्ट में अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है, तभी सरकार आपको अलाउ करेगी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए. मतलब सरकार तो क्या प्रिज्यूम कर रही है, सब लोग ही चोर है, तू चोर नहीं है ना, तू डिक्लेरेशन दे, तो ही हम तेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलाउ करेंगे. तो देखो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, हम सोल्यूशन निकालते हैं और यही सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाते हैं. यही होता है कानून. ऐसा नो गाइस, आ जाइए एक फ्रेश न्यू पेज पे आ जाइए आपकी बुक्स के, बस ये लिख लो और क्लास हो गई, ज़ाला. कब क्लास शुरू होगी और खत्म होगी समझ में ही नहीं आएगा. नोट्स प्रिंटिंग के लिए दिए क्या? बात करो अमर से और योगिता से. आप पहले न्यू पेज पे आओ, न्यू पेज, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद दैट. सुनो ना, लिखा है क्या आपने कुछ भी अभी तक? नहीं, वो वाला पीपीटी आपने लिखा है ना जहां पे प्रॉब्लम था कि एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए और वगैरह वगैरह. फिर अभी आप 2 पेजेस छोड़ दो, क्योंकि कल हम देखेंगे एक्ट क्या होता है, परसों हम देखेंगे लॉ क्या होता है, तो वो सब कनेक्टेड है ना एक दूसरे को. तो 2-3 पेजेस छोड़ दो और उसके बाद आप नए पेज पे चालू करो, द कंपनीज एक्ट 2013. बस मेरे को आप फॉलो करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. पिछले 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूं. हाँ, एक्ट का नाम लिखो. क्या लिखोगे एक्ट का नाम? द कंपनीज एक्ट 2013. जब आप लिख रहे हो ना, द का टी कैपिटल लिखना, कंपनीज का सी कैपिटल लिखना, एक्ट का ए कैपिटल लिखना. इतना लिखो ना आप, मैं बाद में डिक्टेट करती हूँ क्या लिखना है. इतना लिख रहे हो? हाँ. क्या हुआ, क्यों बातें कर रहे हो?
हाँ बनाओ ना, क्योंकि वो बॉक्स में मैंने बताया ना कि मैनेजर अलग है, ओनर अलग है। अच्छा, कंपनी के मैनेजर्स को क्या बोलते हैं पता है आपको? कंपनी को जो मैनेज करता है उनको क्या कहते हैं पता है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ओनर्स को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स, या तो कभी कभार मेंबर्स भी कहते हैं। लिखा क्या इतना? डन। तो कंपनीज को क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं लोग, बताओ ना? क्या कैपिटल का इजी एक्सेस मिल जाता है? जो पैसा हमारे पास नहीं, क्या हम जनता से ले सकते हैं? क्या हमारी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है? पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहां पे कैसे होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और प्लस शेयर्स भी क्या इजीली बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं? पार्टनरशिप में अगर आपने चाहा, आप नहीं छोड़ सकते हो पार्टनरशिप फर्म को, हो सकता है फर्म भी डिसॉल्व करना पड़ेगा, बट कंपनी में ऐसा नहीं है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। बराबर ना? आर यू डन विद द राइटिंग पार्ट? वर्चुअल किड्स, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हो। क्या बोल रहा पब्लिक? हाँ साहिल, ये डायग्राम बनाना है। ओके, तो लिखिए फिर नीचे, इसी चार्ट के नीचे लिखो, वाई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखना, ऑर्गेनाइजेशन। मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी करूँ। वाई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताओ यहां पे क्या लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है? अरे बोलो ना, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो यहां पे आप सबसे पहला पॉइंट दोगे, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। इसके ऊपर और चर्चा हम कल भी करने वाले हैं। आज थर्सडे है क्या? लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। बताओ मुझे, पैसों की अगर हम में कमी है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये कमी पूरी हो सकती है जनता के द्वारा? तो हमें अपने सपने बंद करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में तो जो ओनर होता है वही पैसा ला सकता है, नॉट आउटसाइडर्स। तो इसलिए लिखो, यू हैव एन एक्सेस टू अ वाइडर कैपिटल।
You have an access. सिर्फ कैपिटल नहीं, आपको पता है क्या, इवन स्किल सेट्स. यू कैन अपॉइंट एनी पर्सन टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, बट पार्टनरशिप में जो ओनर होता है वही मैनेज करता है. बराबर ना. यहां पे तो डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं. कोई टेक्निकल चीज है, आपको कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो आप उसको डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, वो शेयर होल्डर नहीं होगा. तो स्किल्स भी वाइडर स्कोप है. मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? यू हैव एन एक्सेस टू वाइडर कैपिटल एंड वाइडर स्किल सेट. बराबर. और एक पॉइंट लिखो, ये पता नहीं मुझे आज आपको समझेगा या नहीं, कल हम लोग देखने वाले हैं, बट लिख रहे हैं तो सब कुछ लिख सकते हैं. आपके जो शेयर्स की ओनरशिप है आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, वो भी इजीली. आजकल तो सब कुछ डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में होता है. 1 सेकंड की क्लिप पे मेरे शेयर्स आपको मैं भेज दूंगी, मेरे अकाउंट से डेबिट, आपके अकाउंट में क्रेडिट, इतना इजीली ट्रांसफर हो जाएगा. बट वहीं पे अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप ही इस ऑर्गेनाइजेशन की जान हो, आप चले गए तो ऑर्गेनाइजेशन भी बंद. वैसे ही पार्टनरशिप में भी होता है. 2 ही पार्टनर्स है, एक की डेथ हो गई, खत्म, कुछ नहीं हो सकता. फर्म भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, बट ऐसा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इट्स इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप by selling your shares to someone else. By selling your shares to someone else. So these are some of the advantages of a company form of organization, and therefore people want to incorporate a company form of organization. Got it, my dear students? अरे बोलो ना, पक्का 100%. तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं. इसी सेट ऑफ रूल्स को हम पार्लियामेंट में पास करते हैं और उसके बाद वो बन जाता है एक्ट. और हमने देखा है क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने देखा सोल प्रोप्राइटरीशिप और पार्टनरशिप के बहुत सारे लिमिटेशंस थे. उसके वजह से इसी लिमिटेशंस को मीट करने के लिए वी केम अप विथ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो गाइस? थैंक यू सो मच. आज थोड़ा सा ज्यादा ले लिया मैंने. हाँ बोलो बेटा. थर्ड नंबर नहीं समझा ना? ओह नहीं लिखा, ओके सॉरी. बट अगर थर्ड नंबर नहीं भी समझा होगा कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं समझाने वाली हूँ डिटेल में, है ना. जिन्होंने नहीं लिखा आप लोग लिख सकते हो. आप लोगों ने लिख लिया थर्ड पॉइंट? ओके. सो थैंक यू सो मच. रियली वेरी सॉरी, आज मैंने थोड़ा सा 7 मिनट्स ज़्यादा ले लिया है. मैं थोड़ा सा हर्षद सर को बोलती हूँ लेट आने के लिए. आई विल सी यू ऑल टुमारो. ओके, बाय बाय. थैंक यू सो मच. किसी को कोई भी डाउट है, वर्चुअल किड्स आप लोगों को भी, आप मुझसे अब पूछ सकते हो. थर्ड पॉइंट साहिल कल समझाने वाले हैं हम. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको. रुक जाओ. गुड शानू. ओके, बाय बाय एवरीवन. सी यू टुमारो. चालू है क्या स्ट्रीमिंग अभी? बाय बाय साक्षी, जसवंत, गुड्डी, साहिल, बाय बाय.